हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है टीनियन सोलियम का रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और भी चीज़ें हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, मैंने आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस किया है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, डीपली डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं इनके अंदर न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, और फिर इसके बाद हम रिप्रोडक्शन देखेंगे, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये एब्सेंट होती है, मतलब इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती। और क्योंकि मान लीजिए ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में तो रहते ही हैं, तो इनको कोई कैनाल की नीड तो होती ही नहीं है जिससे ये अपने फूड को डाइजेस्ट करेंगे। और इनका जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, वो सेप्रोजोइक होता है। सेप्रोजोइक का मीन्स होता है, सेप्रोजोइक का मीन्स है कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी अपने होस्ट पे रहें और उसकी बॉडी से अपने न्यूट्रिशन को पैरासाइटिकली गेन करते रहें, उन्हें हम सेप्रोजोइक कहते हैं। तो इनके अंदर जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया ह्यूमन से, अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल्स हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं जो कि ये ह्यूमन इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो होते हैं, ये टिश्यू से भी फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे म्यूकस को भी एब्जॉर्ब करते हैं। और इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज का ही एक तरह का मान लीजिए चेंजेबल रूप होता है। और लिपिड्स जो कि पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं, वो इनकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फूड की तरह होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनके अंदर रेस्पिरेशन के बारे में, यानी इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरह का होता है। अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक का मतलब है, अच्छा, मोस्टली 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। एक एरोबिक होता है आपका, और एक होता है ये आपका एनारोबिक। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि मान लीजिए ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, और ऐसे ही जो एटीपी है मॉलिक्यूल से एनर्जी एक्सक्रीट होती है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है आपका, उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का यूज़ होता है और एटीपी निकलते हैं एनर्जी के फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, यानी जो ग्लाइकोजन है उसके ब्रेक डाउन से निकलती है। अब ये क्या होता है कि जब ब्रेक डाउन का प्रोसेस हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड्स और भी कुछ जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब उसे बोल सकते हैं कि डिफ्यूज़न बाय जनरल बॉडी सरफेस। जो इनकी डिफ्यूज़न होता है बॉडी का या फैटी एसिड्स का या और भी किसी भी एक्सक्रीटरी मटेरियल का, वो इनके जनरल बॉडी सरफेस से होता है। मतलब ये एब्जॉर्प्शन का भी काम अपने जनरल बॉडी शक्कर से करते हैं, जो जनरल बॉडी सरफेस है उससे करते हैं, और शक्कर्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उससे करते हैं। और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी मान लीजिए पोर वगैरह एक तरह का, वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और मान लीजिए इसमें प्रेजेंट होता है जो इसकी जनरल बॉडी सरफेस है, उसी से ज़्यादातर वर्क होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इनके अंदर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स। तो अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम, इनके अंदर जो नर्वस होते हैं या नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन सिस्टम होता है मेनली, वो 2 सेरेब्रल गैंग्लिया बोल सकते हैं स्कॉलस में प्रेजेंट होते हैं, उससे कनेक्टेड होता है ट्रांसवर्स नर्व बॉन्ड के थ्रू, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रोस्टेलर गैंग्लियन है, यानी 2 गैंग्लिया हैं वो की कनेक्टेड है एक दूसरे से एक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है। अब क्या होता है कि ये डॉर्सल और वेंट्रल कमीसर्स होता है, मतलब ये देखिए दोनों तरफ से एक राउंड कर रखा है। और ये सभी स्ट्रक्चर जो है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम ब्रेन कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
समझे। और जो ब्रेन कॉम्प्लेक्स है ये दूसरे जो मान लीजिए रोस्टेलम है उससे कनेक्ट होता है, या रोस्टेलर नर्व बोल सकते हैं, नर्व रिंग बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं। और इसके अंदर 8 नर्व्स होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, ये जो हैं ये 8 नर्व्स होते हैं, एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि 5 जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं वो स्ट्रोबिला में ट्रैवल करते हैं पूरी बॉडी में। और क्या होता है कि जो नर्व कॉर्ड हैं वो एक दूसरे से प्रोग्लॉटिड में एक रिंग की तरह कनेक्टिव होते हैं और सिचुएटेड होते हैं जो आपके एक्सक्रीटरी कैनाल है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, पोल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो उसके ट्रांसवर्स यानी उसके बिलो, उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि जो नर्व्स हैं वो ऑरिजिनेटेड होती हैं रिंग से और कनेक्टिव मान लीजिए ये, और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स 2 तरह की होती हैं। और इनके अंदर जो मान लीजिए नर्व कॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता किसी भी तरह का, प्रोग्लॉटिड जो होते हैं उनके अंदर स्पेशली सेंस ऑर्गन होते हैं, वो मान लीजिए सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, इनकी जो बॉडी सरफेस है वही एक तरह का सेंस ऑर्गन का वर्क करती है। अब क्या करता है कि इनके अंदर जो मतलब पूरे स्कॉलेक्स और पूरी बॉडी है उसके अंदर फ्री नर्व प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं इस तरह के फ्री नर्व पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ जो ऊपर इनके स्कॉलेक्स में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो होती है ब्रेन कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये देख लीजिए डायग्राम में रोस्टेलर नर्व रिंग, एंटीरियर नर्व्स एंड डॉर्सल कमीसर, सेरेब्रल गैंग्लियन, अभी मैंने बताया आपको ये 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और ट्रांसफर कनेक्टिव, ये बॉन्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और ब्रेन रिंग होती है, मेन लेटरल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड बोल सकते हैं, वेंट्रल कमीसर से इधर देखिए ये एसेसरी नर्व कॉर्ड्स हैं, लेटरल नर्व कॉर्ड्स बोलते हैं ना कॉर्ड्स, एंड ये देखिए वेंट्रल नर्व कॉर्ड और डॉर्सल नर्व कॉर्ड और गैंग्लियन और रिंग कनेक्टिव और प्रोग्लॉटिड, ये पूरी बॉडी में ही फैला रहता है। जैसे आप पूरी भी बॉडी जितनी भी टीनिया सोलियम की बॉडी होती है उसमें फैला रहता है। सो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टैंडिंग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं डिस्कस कर रही हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर 4 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स होते हैं, जो क्या होता है 2 हर साइड पे होते हैं, 2 इस साइड पे इधर और 2 इस साइड पे। क्या होता है कि जिसमें से 2 क्या होते हैं डॉर्सल पोजीशन की तरफ प्रेजेंट होते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं। क्या होता है जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे फैटी एसिड्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, वो क्या होता है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा यानी थ्रू बाहर निकलते हैं। अब क्या होता है ये सिस्टम बोला जा सकता है एक तरह का रेगुलेशन का काम करता है पूरी बॉडी में, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन का काम करता है। क्या होता है कि इनके लास्ट जो प्रोग्लॉटिड होता है उसमें एक ब्लैडर होता है, ब्लैडर को हम कॉडल वेसिकल भी बोलते हैं या ओपनिंग भी बोलते हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। एक तरह का एक्सक्रीटरी पोर या काउडल वेसिकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि जब मान लीजिए इनको एक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है और मतलब अपने जो भी इनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट हो उसे जब भी बाहर करना होता है तो इनका जो कॉडल वेसिकल होता है वो लॉस्ट हो जाता है और वेंट्रल एक्सक्रीटरी जो कैनाल होता है वो ओपन होते हैं। ये जो कॉडल वेसिकल एक तरह का ढक्कन बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, वो क्या होता है लॉस होता है और जो इंडिपेंडेंटली ये अपने जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल पाते हैं। मैंने आपको सभी ये न्यूट्रिशन सिस्टम, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सभी बताइए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं अभी डिस्कस करूँगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में आपका 7.5 मार्क्स में काफ़ी बार पुट आउट किया जाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं उसे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टेपवॉर्म्स होते हैं वो सभी के सभी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक जीनस होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर एक डायोकोसेस्टस नाम का जीनस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। उसमें क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है कि अलग अलग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं।
जो इनकी मीजेनकाइम लेयर होती है उससे मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। सो जो मेल ऑर्गन्स है वो डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब वो पहले डेवलप होते हैं फीमेल ऑर्गन से। इसको मैंने बताया भी था, प्रोटेंडस कंडीशन कहते हैं अपने लास्ट वीडियो में। सो आप पार्ट 2 देखने से पहले एक बार पार्ट 1 को अच्छे से ज़रूर देख लें, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सो देखिए इनमें क्या होता है कि कंप्लीशन या मान लीजिए फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्मेशन ऑफ एग्स होता है इनमें, और क्या होता है जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड है वो अपने मान लीजिए पूरे जेनाइटल ऑर्गन्स के साथ, और मान इनको जो हाईली ब्रांच यूट्रस होता है जो कि फर्टिलाइज एग्स के साथ भरा हुआ होता है, उससे क्या होता है जो पूरी बॉडी है उससे अलग हो जाते हैं टीनिया सोलियम की। फिर क्या होता है कि जो इनके अंदर सेगमेंट हैं जिसमें फर्टिलाइज एग हैं उन्हें राइप या ग्रेविड सेगमेंट कहते हैं, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। मैंने आपको इसमें डिफाइन किया, ये देखिए ये पूरा एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक एग्स वियरिंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारे एग हैं, एग कैप्सूल हैं, स्पोर्स हैं, मेल ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन्स है, जैसे आप देख सकते हैं। इधर देखिए लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, इधर यूट्रस भी प्रेजेंट है, फर्टिलाइज एग्स कैप्सूल प्रेजेंट है, सेमिनल रिसेप्टिकल प्रेजेंट है, ओवेरियन ब्रिज, ओवरी, ओविडक्ट और यूटेराइन कैनाल्स, विटिलाइन ग्लैंड, ऊ टाइप, और ये देखिए विटिलाइन ग्लैंड, महलिस ग्लैंड, फर्टिलाइजेशन डक्ट, ये सभी के सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपनी जो पूरी बॉडी है उससे अलग हो जाते हैं और बाद में जाकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब डेवलपमेंट करते हैं और लार्वास बनाते हैं। ऑन्कोस्फेयर लार्वा बनता है, इनके अंदर सिस्टी सर्कस बनता है। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में। सो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो उनमें मेनली टेस्टिस, वॉसा इफ्रेंशिया, वॉसा डिफरेंशिया, सिरस, जेनाइटल एट्रियम, ये सब आते हैं। सो इनको देखेंगे इनके अंदर कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा थोड़ा आपको अपने एग्जाम्स में लिखना होता है। सो उसी के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं, इतना लिखना काफ़ी होगा। सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में मेनली क्या होता है, आई थिंक विजिबल होगा। जो टेस्टिस होते हैं उनमें 300 to 600 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। 15 मतलब कम भी हो सकते हैं, और 350 से लेकर के मैक्सिमम 600 तक होते हैं इनके अंदर। न्यूमरस स्मॉल होते हैं, मतलब पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए आपको स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, मैंने ये देखिए, इन्हें टेस्टिस कहते हैं। ये क्या होता है कि स्फेरिकल बॉडीज़ होते हैं वो मतलब इनकी मीजेनकाइम लेयर से बनते हैं एक तरह से, और इनके डॉर्सल वेंट्रल जो इनका डॉर्सल सरफेस है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पास में इकट्ठे हुए होते हैं। अब सेकंड आता है इनके अंदर वसा इफ्रेंसिया। ये क्या होता है कि जो हर टेस्टिस होती है ये कनेक्टेड होती है वासा एफरेंसिया से, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। सो इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वासा एफरेंस। और इनमें से जो डक्ट्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपके टेस्टिस से, और सभी के सभी जो डक्ट होते हैं वो फैमिली या यूनिट में होती हैं, और एक तरह का स्पर्म डक्ट या कॉमन स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं, या वासा डिफरेंस उसे बोलते हैं, उसको फॉर्म करती हैं। अब आता है अगला स्ट्रक्चर वासा डिफरेंशिया। जो आपका वासा डिफरेंशिया है ये खुलता है जाकर के वासा डिफरेंशिया में। फिर क्या होता है, जो आपका वासा डिफरेंशिया है ये लेटरल मार्जिन की तरफ जो लेटरल मार्जिन की तरफ प्रोग्लॉटिड प्रेजेंट होता है वहाँ पर लगा हुआ होता है। वहाँ पे थिक और कॉन्वुलेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिससे ये अटैच होता है। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम वासा डिफरेंशिया कहते हैं। अब अगला आता है स्ट्रक्चर सिरस। ये क्या होता है, एक थिक और मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि इवर्सिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन बोल सकते हैं, जो कि सिरस सीट से इनक्लोज होता है, उसके पास में होता है। इसके अंदर सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है जेनाइटल एट्रियम। जो आपका जेनाइटल एट्रियम होता है ये कप शेप्ड जेनाइटल एट्रियम होता है। ये जेनाइटल पोर और जेनाइटल एट्रियम ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं जाके, जो एक्सटीरियर इनका बॉडी का या गोनोपोर बोल सकते हैं, जो गोनोपोर होता है वहाँ पर जाकर के ये खुलते हैं। फिर क्या होता है, जो गोनोपोर है वो कनेक्टेड होता है स्फिंक्टर मसल से। सो आई थिंक ये आपको समझ में आए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेनली ओवरीज, ओविडक्ट, ऊटाई, वेजाइना, यूट्रस, विटेलाइन ग्लैंड और मेलिस ग्लैंड्स आते हैं। इनमें क्या होता है, सबसे पहले जो आपका ओवरी है, इसमें क्या होता है कि 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं। जो मेडुला होता है उसमें पोस्टीरियर एंड की तरफ पे 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। इधर आप देख सकते हैं, एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं। ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं और हाईली ब्रांच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से ट्रांसवर्स जो ब्रिज होता है उसके थ्रू। ये आपको बीच में रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ट्रांसवर्स ब्रिज है, एक तरह का ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दोनों ओवरीज को कनेक्ट कर रहा है। अब ओवरीज के बाद आता है आपका ओविडक्ट। जो ओविडक्ट होता है उसमें क्या होता है, मेनली जो ओविडक्ट है वो जो आपका ब्रिज है उसके मिडल से अराइज होती है। ये शॉर्ट होती है और वाइड एक तरह की चौड़ी डक्ट होती है जो कि ऊ टाइप में जाकर के आपकी ओपन होती है। फिर इसके बाद आपकी स्ट्रक्चर आती है ऊ टाइप। ऊ टाइप में क्या होता है कि स्मॉल राउंडेड चैम्बर होता है जो कि डेवलप एक तरह का फंक्शन करता है ओविडक्ट और विटेलाइन डक्ट के साथ। ये क्या करता है कि इसके सराउंडिंग, इसके चारों तरफ बहुत सारे न्यूमरस विटेलाइन डक्ट्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि सराउंडेड होते हैं एक न्यूमरस यूनिसेलुलर सेल से, जिन्हें हम ग्लैंड्स या ग्लैंड्स और मेलिस ग्लैंड्स बोल सकते हैं। सेल ग्लैंड्स बोल सकते हैं, ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं और मेलिस ग्लैंड्स बोल सकते हैं। उसके बाद ऊ टाइप के बाद आपका स्ट्रक्चर आता है वजाइना। वजाइना में मोस्टली क्या होता है, वजाइना में क्या होता है, एक नैरो ट्यूबुलर पार्ट होता है। ये देखिए, ये ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, ये जेनाइटल चैम्बर में खुलता है जाकर, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सेमिनल रिसेप्टिकल यहाँ पे स्मॉल होते हैं और एक वाइट ट्यूब होती है, कनेक्टेड होती है एक हाथ, मान लीजिए एक हैंड की तरफ ऊ टाइप से। एक ये नैरो स्पर्मेटिक डक्ट भी बोल सकते हैं जो दूसरी वजाइना के साथ कनेक्ट होती है। उसके बाद आपका आता है यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है, एक ब्लाइंड क्लब शेप्ड या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्रस को, मैं आपको शो करती हूँ। इधर इसमें देखिए डायग्राम में यूट्रस आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ये जो आपकी स्ट्रक्चर है ये यूट्रस है आपका। यूट्रस में क्या, ये देखिए क्लब शेप स्ट्रक्चर है आपकी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है कि जो ऊ टाइप है आपका उससे ऑरिजिनेटेड होते हैं और फॉर्म करते हैं, मतलब ये जो सेगमेंट है उसकी तरफ रन्स करते हैं ऊपर की तरफ, ये देखिए। और जो इनके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं और मान लीजिए इसे हम ग्रेविड प्रोग्लॉटेड तो होता ही आपका, फुल्ली मैच्योर प्रोग्लॉटेड होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपका आता है विटेलाइन ग्लैंड। ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, कॉम्पैक्ट लोबुलेटेड ग्रैंडुलर मास होता है जो कि सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर, जो प्रोग्लॉटेड होता है उसके पोस्टीरियर साइड पे, ओवरीज जो बोल सकते हैं उनके साइड में। और ये जो विटेलाइन डक्ट्स हैं ये ऊ टाइप से आपकी जा कर के अटैच होती है। अब जो आपकी मेलिस ग्लैंड है ये न्यूमरस होते हैं, छोटे बहुत ही यूनिसेलुलर माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके ऊ टाइप के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, उसमें भरे हुए होते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने आपकी वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक चार्ट रिप्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें मैंने क्या दिखाया है, ये देखिए। सबसे पहले जो ओवरी होती है ये 3 लोब से स्ट्रक्चर होती है, ये कनेक्टेड होती है आपकी ओविडक्ट से। और ओविडक्ट क्या होती है, ये लीड करती है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को जिसे हम ऊ टाइप कहते हैं, जो कि सराउंडेड होते हैं मेलिस ग्लैंड से। अब जो आपका ये ओविडक्ट है ये पोस्टीरियरली, जो इनका पोस्टीरियर साइड होता है पोस्टीरियरली, वो कनेक्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन डक्ट से जो कि सेमिनल रिसेप्टिकल से जाकर के अटैच होगा। फिर वो जो सेमिनल रिसेप्टिकल है वो वजाइना से, और वजाइना जो होगा वो कॉमन गोनोपोर या एक्सटीरियर ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं उनसे अटैच होगा। जो ये आपका ऊ टाइप था, ऊ टाइप आपका यूट्रस से अटैच होगा जिसमें 50,000 to 60,000 एग्स होंगे, वो बियर करता है यूट्रस 50,000 to 60,000 एग्स को। और जो ये आपका ऊ टाइप है ये विटेलाइन ग्लैंड से
अटैच होता है, जो कि न्यूमरस फॉलिक्यूल्स सेक्रेटिंग यॉल्क सेल्स होते हैं। सो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो यूट्रस होता है इसमें एग्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसकी आउटर जो सराउंडिंग कवरिंग है, वो जो इनके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो यॉल्क सेल सेक्रेट करते हैं, वो एक तरह की कवरिंग बना लेते हैं। सो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टेबल है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे इनके अंदर कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में अगर हम बात करें तो इनके अंदर मेनली सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या उसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो इनके अंदर मेनली वही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है मेनली कि जो आपका स्पर्म्स हैं वो रिलीज्ड होते हैं वजाइना से, और क्या होते हैं जो प्रोग्लॉटिड है, दूसरा वाला अदर प्रोग्लॉटिड है, उससे स्पर्म्स रिलीज्ड होते हैं। फिर क्या होता है जाइगोट फॉर्मेशन, यानी स्पर्मेटोजोआ आपका क्या होता है, ये सेमिनल रिसेप्टिकल में जा कर के मान लीजिए वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और ओवरी से रिलीज्ड होता है। ओवा जो होते हैं आपके ओवरी से रिलीज्ड होते हैं, और फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन डक्ट जो है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और जो फाइनली क्या होता है कि स्पर्म और योगा ओवा जो होता है उससे एक्स फॉर्मेट होके जनरेट होके और फर्टिलाइजेशन को फॉर्म करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। अच्छा, इनके अंदर कैप्सूल फॉर्मेशन होता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि कैप्सूल फॉर्मेशन किस तरह से होता है, क्या होता है कैप्सूल फॉर्मेशन। हमने देखा कि जो ओवा है और स्पर्म्स है उनके मिलने से जाइगोट बन गया। अब जो जाइगोट है आपका, या एग सेल्स बोल सकते हैं, वो ऊ टाइप में पास होंगे, मतलब ऊ टाइप में जाएंगे। ऊ टाइप में जाने के बाद वो एक दूसरे से कंबाइंड होंगे और लार्ज योक सेल, या बोल सकते हैं बेटेलाइन सेल का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे, जो आपका बेटेलाइन ग्लैंड्स होता है उनके अंदर। अब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे एक सेल में, और क्या करेंगे क्रोइन, इसे हम क्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो क्या होता है मतलब क्रियोनिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनकी जो बॉडी है उसकी आउटर स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट हो जाएगी। क्या होगा, एक तरह का कैप्सूल की तरह फॉर्मेशन होगा। इसे हम बोलते हैं कैप्सूल फॉर्मेशन। अब क्या होगा, ये कैप्सूल जो होगा ये यूट्रस में चला जाएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट करेगा, और बहुत जब डेवलपमेंट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब डेवलपमेंट करेगा वो, और क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैप्सूल जो है वो यूट्रस में जाते रहते हैं, और एक तरह का ब्रांचेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर लेते हैं, या ब्रांचेड एकोमोडेट कर लेते हैं, एक दूसरे को अटैच कर लेते हैं। इसमें देखिए मैंने डायग्राम में क्या शो किया है, मैंने आपको टीनिया सोलियम की जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं उसको मैंने किया है। अभी मैं ऑन्चोस्पोर जो ऑन्चोस्फेयर लार्वा होता है, ऑन्कोस्फेयर, उसके बारे में डिफाइन करूँगी। ये देखिए जो आपका ए वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका यंग ऑन्कोस्फेयर लार्वा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। फिर आपका ये मैच्योर है, इसमें एग सेल देखिए हेक्साकैन कंडीशन, अभी मैं सभी को डिफाइन करूँगी, सभी जो हेक्साकैन कंडीशन होती है उससे भी। फिर ये देखिए क्या होता है सी वाले में, इनके अंदर फ्री ये जो हुक्स हैं 6 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हेक्साकैंथ इन्हें बोलते हैं, फ्री हेक्साकैंथ, अभी उन्हें भी डिस्कस करूँगी। फिर क्या होता है कि ब्लैडर वॉर्म, इस तरह की जो आपकी स्ट्रक्चर होती है उसे हम ब्लैडर वॉर्म बोलते हैं। और जो ये आपका इनवेजिनेशन होता है, मतलब ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदलने लगती है। फिर ई वाले में आप देख सकते हैं कि ब्लैडर वॉर्म क्या होता है, ये प्रो स्कॉलेक्स इसके अंदर बनने लगा, मतलब प्राइमरी जो स्कॉलेक्स है उसे हम प्रो स्कॉलेक्स बोलते हैं, वो इनके अंदर बनने लगता है। फिर उसके बाद देखिए एफ स्ट्रक्चर, ब्लैडर वॉर्म क्या होता है, ये देखिए इवेजिनेटेड स्कॉलेक्स की तरह, ये स्कॉलेक्स की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगी। फिर क्या होगा, सिस्टी सर्कस लार्वा बनता है आपका, जिसमें आपका रोस्ट्रल हुक्स, स्कॉलेक्स, नेक्स और बडिंग होते रहते हैं। यहाँ देखिए ये ब्लैडर की तरह स्ट्रक्चर है, लार्वा है ये। ब्लैडर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि मैच्योर प्रोग्लॉटिड को बाद में जा कर के डेवलप कर लेता है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इनके अंदर जो हेक्साकैंथ कंडीशन होती है और ब्लैडर वॉर्म कैसे फॉर्मेशन होता है, सभी चीज़ों का। चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो ऑन्चोस्फेयर या ऑन्कोस्फेयर भी बोलते हैं, तो वो जो फॉर्मेशन है लार्वा का वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन हुआ,
और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनके अंदर क्लीवेज होता है। सो जो मतलब इनके अंदर ऑन्कोस्फेयर लार्वा के बनने के 3 पॉइंट्स होते हैं। एक आपका क्लीवेज होता है, मोरूला बनता है, फिर हेक्सागन कंडीशन बनती है। सो इसमें क्या होता है मेनली क्लीवेज में कि जो जाइगोट है वो एग सेल्स जो होते हैं यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं वो होलोब्लास्टिक होते हैं और अनइक्वल होते हैं, और वही क्या होता है डेवलप करना अपने आप को स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपके बाद कंडीशन आती है, इसके बाद आपकी मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज में क्या होता है कि अनइक्वल क्लीवेज होता है, मतलब मान लीजिए डेवलप तो कर रहे थे, सेल्स बन रहे थे 2 से 4, 4 से आपके 16 जो बेस स्ट्रक्चर है, म्यूसिस हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था, फिर आपकी स्ट्रक्चर रही मोरूला। इसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनली और डॉर्सल मतलब हर तरह से, चाहे आप अप साइड में ले लें चाहे आप इस साइड में ले लें, दोनों तरह से आपके जो क्लीवेज हैं उसे हम अनइक्वल क्लीवेज कहते हैं, वो होने लगता है। अब क्या होता है इनके अंदर मेगामेयर्स और मीसोमेयर्स फॉर्म्स होते हैं। सो जो मेगामेयर्स होते हैं और एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं डिवाइड होते हैं सिमिलर काइंड में, और एम्ब्रियोनिक सेल्स में डिवाइड होते जाते हैं और एक मीजोमेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। मीजोमेयर्स और माइक्रोमेयर जो आपके ये मेगामेयर्स हैं ये 2 तरह की सेल्स बनाते हैं, एक आपकी मीजोमेयर्स बनाते हैं और एक माइक्रोमेयर्स बनाते हैं। जो कि एक तरह से आपकी माइक्रोमेयर्स हैं ये राउंडेड मास की तरह मान लीजिए पूरी बॉडी की तरफ सराउंडेड स्ट्रक्चर हो जाती है जिसे हम मोरूला कहते हैं, और जो न्यूट्रिशन है मेगामेयर्स को प्रोवाइड करने लगती हैं। जो इसकी मतलब मीसोमेयर्स जो होता है अंदर की तरफ जो यॉल की स्ट्रक्चर होती है उसको क्या करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि लार्ज साइज़ का जो आपका यॉल्की मेगामेयर्स फॉर्म होता है और एक तरह का न्यूट्रिटिव एनवेलप उसकी तरफ आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जाती है जो कि उसको नरिशमेंट देती है और अदर सेल जो होते हैं उनको नरिशमेंट देती है। और मीजोमेयर जो होते हैं वो एक थिक हार्ड और क्यूटिकुलराइज्ड एक तरह के रेडियली सेरिएटेड सेल का जो है वो फॉर्मेशन कर लेती है जिसे हम एम्ब्रियो फोर कहते हैं या एम्ब्रियो फोर बीनीथ कहते हैं। इसमें क्या होता है एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इस डायग्राम में देखिए मैंने आपको शो किया। अच्छा इसमें अभी हम पढ़ेंगे ऑन्कोस्फेयर कैसे बनता है, ब्लैडर वॉर्म कैसे बनता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको क्लीवेज और मोरूला स्टेज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़े। सो अब क्या होता है मोरूला स्टेज के बाद आपकी इनके अंदर 3 पेयर काइटिनस हुक्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। उसमें क्या होता है कि मोरूला के बाद वाली ये स्टेज को हम हेक्साकैंथ स्टेजेस कहते हैं, और इनके अंदर लार्ज पेयर ऑफ प्रीवेंट्रेशन ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। और इसको पूरी स्ट्रक्चर को जब इनके अंदर ये 3 पेयर काइटिनस हुक्स प्रेजेंट हो गए, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस पूरी कंडीशन को हम बोल सकते हैं एडल्ट ऑन्कोस्फेयर। मतलब एडल्ट ऑन्कोस्फेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जब इनके अंदर हुक्स प्रेजेंट होते हैं आफ्टर मोरूला स्टेज। अब क्या होता है इस स्टेज मतलब ये क्या होता है कि इनकी जो ओरिजिनल सेल होती है उसको लॉस कर देते हैं, और जो ओरिजिनल सेल है वो चली जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। अब जो ऑन्कोस्फेयर होते हैं, जो ऑन्कोस्फेयर फॉर्म होते हैं आपके, उसमें जो प्रोग्लॉटिड होते हैं वो ग्रेविड मतलब मैच्योर हो जाते हैं और अपने साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं, और एक स्ट्रक्चर में लगभग 30,000 to 40,000 ऑन्कोस्फेयर प्रेजेंट होते हैं। सो क्या होता है देखिए इसमें मैंने अभी समझाया था कि देखिए इसमें क्या होता है विदाउट एग ऑन्कोस्फेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है, हेक्साकैंथ, ये 3 पेयर्स ऑफ जो हुक्स हैं इन्हें हेक्साकैंथ कहते हैं। सो ऑन्कोस्फेरल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं इधर। फिर उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं फ्री हेक्साकैंथ है, इसकी जो आउटर जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन थी ये डिसॉल्व हो गई, डिसअपेयर हो गई, और इनमें जो 6 हुक्स हैं ये 6 हुक्स ये प्रेजेंट रहे। और ये जो स्ट्रक्चर है जो पीछे की स्ट्रक्चर है इसे हमने ब्लैडर कहा। और फिर ये देखिए ये इनवेजिनेशन होने लगा, मैंने अभी भी आपको पहले भी समझाया था। फिर उसके बाद ये देखिए स्कॉलेक्स बनने लगा। फिर उसके बाद देखिए ये सकर्स, स्कॉलेक्स और नेक, और ये पीछे ब्लैडर और पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होने लगा। सो आगे डिस्कस करते हैं।
सो अब हम देखेंगे जो आपका ऑन्कोस्फेयर लार्वा है वो आपका जो सेकेंडरी होस्ट होता है उसको कैसे इन्फेक्ट करता है, यानी किस तरह से इन्फेक्ट करता है। आपको ये जो देखिए ये मांस के टुकड़े में, मीट के टुकड़े में आपको दिख रहा होगा ये वाइट वाइट स्ट्रक्चर है, यही ऑन्कोस्फेयर लार्वा है। जब आप पोर्क मीट खाएंगे तो आपको अगर मान लीजिए अनकुक्ड है तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर उसमें दिख जाएंगे, मतलब अगर आप देखेंगे मतलब मेरा ये मतलब नहीं था आप खाएंगे। सो ठीक है, आप देखेंगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। इसमें क्या होता है कि ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो होते हैं वो जो स्ट्रोबिला होता है उसके पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और ये 4 और 5 होते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ये क्या होते हैं, 4 या 5 या उससे ज़्यादा अलग होते जाते हैं, और जो इनकी बॉडी है उससे अलग होते हैं और जो होस्ट का फीसस है उसके द्वारा बाहर निकलते हैं। अब क्या होता है कि जो होस्ट का फीसस यानी जो प्राइमरी होस्ट मैन था उसका फीसस है उससे बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलने के बाद क्या होता है, मान लीजिए जनरली उसे किसी पिग ने खा लिया, सो जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा था वो पिग के स्टोमच में चला गया, यानी सेकेंडरी होस्ट में चला गया। अब वहाँ पर जाकर के क्या करेगा, वो एक्शन करेगा और एल्कलाइन जो जूसेस होते हैं वो वहाँ पे सेक्रेटेड होंगे। अब क्या होगा कि जो उसकी आउटर यहाँ जो वॉल प्रेजेंट थी इनके जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा, जो इनके बाहर की बॉडी के ऊपर जो बॉल बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और जो हेक्साकैंथ है वो आपका अब एक्टिवेटेड हो जाएगा। और जो इनके वॉयल सॉल्ट्स और जो बोर्स हैं, मतलब जो जितने भी साल्ट्स होते हैं, मेनली जो आपके जो म्यूकस होता है, जो मान लीजिए लार्वा होती है लार होती है आपकी, सलाइवा होती है, इससे डिज़ोल्व हो जाती है उसकी मेम्ब्रेन मेनली, और बाकी आपके जूसेस वगैरह भी होते हैं उससे डिज़ोल्व हो जाती है। अब क्या होता है कि इंटेस्टाइनल जो आपका एपिथेलियम है वो क्या करता है, एक सब म्यूकोसल ब्लड या लिम्फ वेसल बोल सकते हैं, आपका 10 मिनट के अंदर वो प्रोसेस होती है और ये आपके इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में जो पोर्क होता है उसके चले जाते हैं। अब क्या होता है, जो हुक्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं, जो आपका है ये हेक्साकैंथ कंडीशन थी, 6 हुक्स प्रेजेंट थे वो हट जाते हैं। और जो सब म्यूकोसल ब्लड होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अच्छा सब म्यूकोसल ब्लड वेसल्स का मीन्स होता है जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके नीचे जो प्रेजेंट होती है म्यूकोसल ग्लैंड्स, उन्हें हम सब म्यूकोसल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, ये क्या करते हैं, सब म्यूकोसल जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये उसकी पूरी बॉडी में, जैसे मान लीजिए जो हेक्साकैंथ है ये लीवर को रीच करेगा, हार्ट को, और एंटर करेगा वो जो आपके वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनमें, और टंग, शोल्डर, नेक, थाई, हार्ट, हर तरह, मतलब पूरी बॉडी में ये एक तरह से फ्रूट करेगा। अब क्या करेगा, और फिर क्या करेगा, ये आपके इंटेस्टाइन में आ जाएगा, इंटेस्टाइन में आकर के फिर ये अपने आप को अटैच करेगा वहाँ से, और वहाँ पर जो 10 वीक्स के अंदर ये सिस्टी सर्कस लार्वा का फॉर्मेशन करेगा। सो सिस्टी सर्कस लार्वा बन जाएंगे, और फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं समझाती हूँ। चलिए, अब जो आपका सिस्टी सर्कस लार्वा होता है ये ह्यूमन के अंदर, यानी अपना जो इनका अल्टीमेट होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट होता है, उसके अंदर जो है डेवलप करते हैं, प्राइमरी होस्ट के अंदर। सो सिस्टी सर्कस लार्वा जो है वो अपने जो मतलब ह्यूमन है, किसी ने जो पोर्क मीट खाया उसके अंदर सिस्टी सर्कस लार्वा चले गए, सो वो क्या होता है, जो ह्यूमन है उसके अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको कॉज करेंगे। फिर क्या होता है, पिग की बॉडी में या पिग के मतलब जो भी फ्लैश था उसके अंदर, मांस के अंदर, ये एक तरह की मान लीजिए इनएक्टिव लाइफ को कर रहे थे, अपने जी रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ ईयर्स के बाद, मान लीजिए थोड़े दिन के बाद, आफ्टर विच ये डाइड हो जाएं या कैल्सिफाइड हो जाएं या हम पोर्क मीट खाएं, तो उसके बाद जो पिग्स का फ्लैश है वो कंटेनिंग करेगा सिस्टी सर्की लार्वा को। इससे ही हम मान लीजिए कोई मिजली पोर्क हुआ, मिजली पोर्क का मतलब है अनकुक्ड या रॉ कुक्ड पोर्क हुआ, उसको आपने ईट किया, अब उसके अंदर लार्वा हुए, और जो आपका टीनिया है उसका जो सिस्टी सर्की लार्वा है वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया, और 1 केजी यानी 1 किलो मीजली पोर्क के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा सिस्टी सर्की लार्वा हो सकते हैं। सो जब कोई भी मैन जो होगा इसको खाएगा मीजली पोर्क को,
और फिर क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर सिस्टी सर्कस लार्वा चला जाएगा और वो एक तरह का एक्टिव हो जाएगा और वो उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा और इंटेस्टाइनल वॉल से उसकी अटैच हो जाएगा और फिर वो अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को पॉलीफेरेट करना, बढ़ाना स्टार्ट कर देगा और क्या एक तरह से ब्लैडर स्ट्रक्चर बना लेगा, ब्लैडर स्ट्रक्चर बनाने लगेगा और डिटैच हो जाएगा और डाइजेस्ट होगा और मतलब फिर वो बॉडी से बाहर निकलेगा और फिर उसको पोर की ईट करेगा और उसकी लाइफ साइकिल इस तरह से चलती रहती है। और इसकी लाइफ साइकिल मेनली 7 से 8 वीक्स की होती है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एडल्ट में और पजेस करते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड को और रेडी करते हैं सेट ऑफ, मतलब रेडी होते हैं सेट ऑफ होने के लिए। सो 7 to 8 वीक्स लगते हैं मैक्सिमम, और 10 वीक्स भी लग जाते हैं। सो आई थिंक आपको ये लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये डायग्राम शो किया है जो कि पिग और मैन के अंदर किस तरह से लाइफ साइकिल होती है, पूरी होती है, वो आपको एक तरह से उसका ओवरव्यू देने के लिए पूरी तरह से। सो चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसको भी ध्यान से। सबसे पहले आपका क्या होता है, जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा है वो आपका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फीसेस के थ्रू वो बाहर निकलते हैं। अब क्या होता है, ये पिग के अंदर जाते हैं, पिग के स्टोमच के अंदर जाते हैं और जो आउटर वॉल है वो पेप्सिन एंजाइम आपकी जो सलाइवा है उसके अंदर प्रेजेंट होता है और कुछ स्टोमच जूसेस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। उससे क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। फिर क्या होते हैं, हेक्साकैंथ एम्ब्रियो या प्री एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। फिर ये पास्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो हेक्साकैंथ के रिमेनिंग मेम्ब्रेन है जो बचे हुए हैं उसके बॉडी के ऊपर, वो सभी के सभी जो एल्केलाइन जूसेस होते हैं उससे हट जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि इंटेस्टाइनल वॉल जो है आपकी ये एक्टिवेटेड होती है। वॉइल्स जो बाइल साल्ट्स होते हैं हमारे स्टोमच के अंदर प्रेजेंट होते हैं उससे प्रेजेंट होती हैं, उससे सेक्रेटेड होते हैं। फिर जो इनके अंदर सब म्यूकोसल ब्लड है या लिम्फ वेसल्स है जो कि मान लीजिए आपके स्टोमच से जो हेक्साकैंथ है वो 10 मिनट के अंदर सक कर लेता है, ले लेता है। फिर जो हुक्स हैं वो सेट ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं और क्या होता है कि हेपेटिक आपकी पोर्टल वेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है उससे लीवर से अटैच हो जाते हैं। फिर जो हेक्साकैंथ है वो आपका हार्ट में जाता है। फिर हेक्साकैंथ जो है आपका वो सर्कुलेटेड होता है आपका वॉलेंट्री मसल्स हैं उनके अंदर। वॉलेंट्री मसल्स में मेनली आते हैं टंग, शोल्डर, नेक, थाई, हार्ट, ETC जो भी आपके मसल्स होते हैं। ये क्या होता है, ये सेटल डाउन होते हैं आपका, मतलब एक तरह का फिर ब्लैडर वॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम सिस्टी सर्कस करते हैं। फिर कोई भी मैन होगा वो पार्शियली कुक्ड पोर्क को या मीजली पोर्क को ईट करेगा तो वो मैन के अंदर एंटर कर जाएंगे और मैन के अंदर एंटर करने के बाद उनके अंदर सिस्टी सर्कस जो मैन की इंटेस्टाइन है उसके अंदर फॉर्म करेंगे। फिर 7 से 8 वीक्स के अंदर मतलब 2 मंथ्स के अंदर ये एडल्ट टीनिया सोलम बनाएंगे और फिर से इनका प्रोग्लॉटिड फॉर्म होगा, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बनेगा, फिर ये ऑन्कोस्फेयर फीसेस के थ्रू बाहर निकलेंगे। इस तरह से इनकी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। आई थिंक ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ आपको समझ में आया। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे स्किल्स समझ में आए हो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं BSc फर्स्ट ईयर का सिलेबस धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ और बाकी के सिलेबस भी जो होंगे वो धीरे धीरे सभी चीज़ें डिस्कस करूँगी,